जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.4 टॉपिक में। और आज का टॉपिक है हमारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। ठीक है, तो NARCL जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। NARCL तो ये जो है ना बैड लोन्स बोलते हैं, इसको NPA बोलते हैं। ठीक है, NPA को रिकवर करने के लिए इसका सेटअप किया गया है। ओके, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि NPA क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लोन्स है जो बैंक लोन देती है, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है स्टैंडर्ड एसेट और दूसरा जो है NPA। स्टैंडर्ड एसेट में दो पार्ट आएगा, रेगुलर और स्ट्रेस्ड। रेगुलर जो नॉर्मल लोग EMI पे कर रहे हैं, जो नॉर्मल होता है। मान लीजिए कि अगर मार्च में आपको पेमेंट करना है तो आप मार्च में पेमेंट कर दे रहे हो, मतलब ये सबसे अच्छा एसेट है बैंक के लिए। ठीक है, तो रेगुलर हो गया। उसके बाद स्ट्रेस्ड, मतलब अगर मार्च में आपको पे करना है और आप 30 दिन तक लेट करते हो, ठीक है, तो SMA 0 में आपका कैटेगरी में आ जाएगा वो लोन। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अप्रैल में पे नहीं कर पाते हो तो इसमें आ गया। अगर वो बैंक देखता है कि अप्रैल क्या मई में भी ये पे नहीं कर पा रहा तो ये वाला में आ गया, और जून में भी नहीं कर पा रहा तो ये वाला में आ गया। ठीक है, और जून से अगर आगे चला गया फिर इसमें आ गया है। ठीक है, तो अगला जून तक ये होगा, 365 डेज अगला जून तक ये वाला कैटेगरी में आपका लोन चला गया। ठीक है, अगर एक साल में भी अगर रिकवर नहीं कर पा रहा है बैंक, ठीक है, तो डाउटफुल एसेट में चला गया। और अगर बैंक उसको लॉस्ट एसेट में डालता कि ये कभी रिकवर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो लॉस्ट एसेट में आ गया। तो NPA का ये 3 पार्ट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए NARCL का सेटअप किया गया है। हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन कौन सा उसका प्रोविजन है, क्या क्या पावर दी गई है, और NARCL में बाकी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनमें डिफरेंस क्या है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए ये सब चीज़ें न्यूज़ में, तो UPSC में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत रिसोर्सेस है। ठीक है, तो जो न्यूज़ में, तो हमें ध्यान में रखना है कि न्यूज़ में अगर है तो UPSC उस वाले पॉइंट को क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं। जैसे इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये वाला आइडिया को प्रपोज किया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि UPSC पूछेगा। ठीक है, बजट 2021-22 में भी इस वाले जो आइडिया है इसको कॉइन किया गया था। ठीक है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगा। ये हम लोग लिख सकते हैं NARCL को PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 22 बैड लोन आइडेंटिफाई करके दिए हैं NARCL को, और बोला है कि 89,000 करोड़ का है ये, आप लोग इसको रिकवर कर दीजिए हमारे बदले। ठीक है, और जो भी होगा ये लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए कि 90,000 करोड़ उसको रिकवर करेगा, तो उसको बोलेगा कि ठीक है हम आपका इतना रिकवर किए, तो 10% या 20% आप हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है, 90,000 करोड़ है उसका बैड लोन, तो उसमें से मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रिकवर करके दिया वो बैंक को। ठीक है, तो ये बोलेगा कि हम आपको 50,000 करोड़ रिकवर करके दिए हैं, तो हमको 10% दीजिए, तो 5,000 करोड़ इसको दे देगा गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब PSB जो बैंक है, तो इसका जो कमाई हो गया, प्रॉफिट हो गया 5,000 करोड़। ठीक है, इसका मेहनत का पैसा। ओके, तो गवर्नमेंट इसमें कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की बैंक्स होती हैं, उसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कैपिटल इन्फ्यूज करती रहती है, कैपिटल डालती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत लॉस में जाता है तो उसको डालना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेगा। लेकिन ये बोला है कि अगर NARCL कोई गलती करता है, कोई फ्रॉड होता है वहाँ पर, तो हम लोग गारंटी लेते हैं कि आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे जो स्ट्रेच एसेट है, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, सब कुछ बता दिया मैंने वहाँ पर बहुत इजी करके। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, मतलब उतना क्लियर वे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप उसको पॉज करके आप इस नोट्स में लिख लीजिए। ओके, अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड ARC। ठीक है, बेसिकली जो NARCL है ना, पहले भी हमारे पास ARC होता था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले भी हुआ करती थी हमारे पास, अभी NARCL लाया गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि NARCL और ARCL में, यहाँ पर देखिए ARC और NARCL में क्या डिफरेंस है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ARC कौन से लॉ के तहत स्टेबलाइज किया गया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के तहत इसको स्टेबलाइज किया गया है। और तो और सरफेसी एक्ट बहुत फेमस एक्ट है, 2002 में लाया गया था। देखिए हम लोग हिस्ट्री जानेंगे पहले, इवोल्यूशन जानेंगे पहले, उसके बाद हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इसको। ठीक है, ये पहले तो उतना रिलेवेंट नहीं है। हम लोग जो लिबराइजेशन जो हमारा हुआ था 1991 में नरसिम्हन गवर्नमेंट के बाद, तो हम लोग वो देखेंगे, वहाँ से देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 दोनों ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेटअप करने के लिए बात की गई थी। इन्होंने बोला था कि फंड सेटअप करना है, इन्होंने बोला कंपनी सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आइडिया प्रचलित हुआ, होता ना, फेमस हो गया। ओके, 2002 में यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया, 2002 में सरफेसी एक्ट लाया गया इनके सारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2002 में। ठीक है,
और बोला गया कि हम बैंक को पूरा पावर देते हैं। यहाँ तक क्या होता था कि बैंक अगर मान लीजिए कि लोन दिया है 100 करोड़ और जो 20 करोड़ उनके पास नहीं आ पाया है, तो उनके पास पावर नहीं होता था कि जो 20 करोड़ उनको रिकवर कर पाए। ठीक है, तो सरफासी एक्ट उनको पावर दिया बेसिकली रिकवर करने के लिए, बैंक्स को पावर दिया और बैंक्स को बोला कि आपको इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ट्राइब्यूनल जाने की जरूरत पड़ेगी, आप अपने से सब काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक इशू था कि ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए था। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बैंकिंग है ना वो हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो हमारे स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अभी न्यूज़ में भी था 2020 में ये कि इसको सरफेसी एक्ट के अंदर में आना चाहिए कि नहीं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो उसको ला दिया गया। बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन लास्टली पांच जज का बेंच बैठा था और उन्होंने बोला कि हाँ भाई कोऑपरेटिव को भी सरफेसी एक्ट के अंदर में लाइए। ठीक है, ओके। 2003 में देखिए, 2003 में एआरसी को कहा गया कि एनबीएफसी की तरह रेगुलेट होगा और आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में रेगुलेट होगा। मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इसका इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ दे, जो पूछ सकता है क्योंकि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा यूपीएससी का एक पार्ट है, तो पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, यूपीएससी कोई गारंटी नहीं है। अगर पूछ दे तो आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। अगर आप ये 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेट ऑन फंड बोला है कि 2 करोड़ होना चाहिए और कैपिटल एडुकेशन रेशियो 15% होना चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है ना कि आप कितना लोन दिए हुए हैं और आपके पास डिपॉजिट कितना आ रहा है। ठीक है, बेसिकली उसका रेशियो होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपको ऑप्शंस में डाल सकता है। ओके, और ये बोला कि एआरसी जो है डिपॉजिट नहीं लेगा। एआरसी जो भी बोला जो काम करने के लिए दिया गया सिर्फ वही काम करेगा, मतलब जो भी लोन से उसको रिकवर करने का काम करेगा, डिपॉजिट नहीं लेगा कस्टमर से। ओके, फिर 2017 में ये बोला गया कि जो एआरसी के लाइसेंस का जो फीस है ना वो 100 करोड़ कर दिया गया, 2 करोड़ से। पहले 2 करोड़ था, अभी 100 करोड़ कर दिया गया, तो काफ़ी उसको बड़ा कर दिया गया। ओके, और 100% एफडीआई किया गया। एफडीआई का मतलब पता ही होगा आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके पहले वाला वीडियो में मैंने एफडीआई के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल बताया, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब कुछ बताया मैंने, तो आप वो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम एनएआरसीएल, यही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएआरसीएल का इवोल्यूशन पूछे ना पूछे, मतलब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का है, इवोल्यूशन पूछे ना पूछे उतना मतलब लगता नहीं कि इवोल्यूशन पूछेगा, बट उसका पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है और नुकसान क्या है, ये तो यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है, तो ये हर क्वेश्चन में यूपीएससी पूछता ही है। ठीक है, अलाउइंग बैंक्स टू फोकस ऑन नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन, जो भी होता है बैंक का ना, डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये सब के ऊपर फोकस करेगा। जो भी लोन का रिकवरी अगर नहीं हो पा रहा है तो एनएआरसीएल को काम दे देगा। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम वहाँ से स्मूथ हो जाएगी। फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोविड-19 में बहुत ज़्यादा लोन एनपीए बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो है फेल कर गए हैं कोविड-19 में, तो उसको इकोनॉमिक को रिकवर करने के लिए काम करेगा। ओके, हेल्प करेगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन एंड विथ इम्प्रूव्ड पीएसबी वैल्यूएशन, पीएसबी मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे नीरव मोदी हो गया और हमारा जो विजय माल्या है, तो ये लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से ही पैसा लेके भागे थे। ठीक है, तो उनका जो वैल्यूएशन अगर अच्छा हो जाएगा, अगर एनएआरसीएल उनका सारा जो एसेट है एनपीए उसको रिकवर करके ले आएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर एआरसी एट एमएसएमई लेवल, देखिए एनएआरसीएल गवर्नमेंट बैक्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि हम 500 के करोड़ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है ना हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके नीचे वाला जो प्रॉब्लम है, जो एमएसएमई होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसके नीचे वाला जो कंपनीज है जिसको प्रॉब्लम है, वो जो है हमारा एआरसी सॉल्व करेगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, ये सॉल्व करेगी। ठीक है, ओके। एग्रीगेटिंग डेप्ट, जितने भी डेट है पूरे मार्केट में, तो उसको एग्रीगेट करेगी, एक जगह कर देगी। जैसे नीरव मोदी है, अलग बैंक लिया है उससे, और जो आपका विजय माल्या वो अलग बैंक से लिया है, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग ये प्रॉब्लम होता है, तो सारा अपना प्रॉब्लम एक जगह डाल देगी एनएआरसीएल में, तो अच्छे से वो रिजॉल्व कर पाएगी। ओके, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, क्योंकि जानते हैं कि एआरसी जो होता है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो गवर्नमेंट बैंक नहीं होती, वो प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है। ओके, तो उनके पास फंडिंग उतनी नहीं होती है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट बैक तो होती नहीं है, लेकिन एनएआरसीएल गवर्नमेंट बैक रहेगी, 5 साल के लिए गवर्नमेंट बैक रहेगी, तो ये थोड़ा सा ये रहेगा, मतलब थोड़ा ना रिलैक्स रहेगा, हाँ भाई ठीक है पैसा डूबेगा नहीं हमारा।
ओके, यहाँ पर देखिए कुछ खास दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पर ARC है, यहाँ बोरोवर है, यहाँ पर QB है टू होल्ड एसेट, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, और ये बैंक है। ठीक है, बैंक बोलेगा ARC को आप मेरा ये जो बोरोवर है इससे मेरा पैसे दिला लीजिए, तो ये क्या करेगा, बोरोवर का जो भी है इसको लेकर के इसको बेचेगा और जो भी पैसा मिलेगा वापस इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये काम होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आप जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये डायग्राम बना सकते हो तो मजा आ जाएगा, मतलब 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है उस सेंस में। ओके, देखिए इंप्रूव रिकवरीज बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, रिकवरी बढ़ जाएगी। ओके, स्विच चैलेंज क्या होता है, पहले क्या होता था ना, ARC में आपका मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर ARC में क्या होता था। ARC में होता था कि स्टीप डिस्काउंट में, मान लीजिए कि ARC कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको तो अपना प्रॉफिट कमाना है। मान लीजिए कोई बैंक है, बोल दे कि मेरा 20 करोड़ का NPA फंसा हुआ है, तो ARC बोलेगी कि ठीक है, हम आपको 5 करोड़ उसमें से रिकवर करके दे देंगे। ठीक है, तो बैंक बोलेगा हाँ भाई, कम से कम 20 करोड़ डूबा हुआ, कम से कम 5 करोड़ तो मिल जाए। ठीक है, तो उसमें से अगर मान लीजिए कि ARC है, वहाँ से 12 करोड़ रिकवर करती है, तो 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ARC को। ठीक है, तो ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है। लेकिन NARCL में ऐसा नहीं होगा। NARCL एक स्विच चैलेंज लगाएगा। स्विच चैलेंज में बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पर भी स्विच चैलेंज के बारे में लिखा हुआ है, प्रमोट कंपटीशन। तो एक कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए होता है बेसिकली। ये होता है इसलिए कि वो सारे जो स्टेक होल्डर्स है या फिर भारत में एकदम लागू कर देगा कि हाँ भाई, इस वाले कंपनी को जो सबसे बेहतर तरीके से सॉल्व करेगा उसको हम ये पैसा देंगे या फिर उसको हम ये टेंडर देंगे। ठीक है, तो स्विच चैलेंज इसको बोलते हैं। मैंने पिछले वाले टॉपिक में भी इसको कवर किया था, स्विच चैलेंज को। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑन बैंक्रप्सी कोड वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने कवर किया था इसको अच्छे से। ठीक है, तो स्विच चैलेंज होता है कि इसमें से जो अच्छे से काम करेगा उसको पैसा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है मार्जिन NARCL बहुत कम लेता है। ठीक है, तो इससे लोगों को फायदा होता है। और ये प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट बैक्ड होती है। ये तो मैंने बता दिया कि स्टीप डिस्काउंट होता है, ये स्विच चैलेंज में काम करता है, तो डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता है। मतलब अगर 20 करोड़ का एसेट है तो अगर NARCL जो 12 करोड़ अगर उसमें से ये करेगा, रिकवर करेगा, तो उसमें से 11 करोड़ बैंक को वापस दे देगा। ठीक है, और देखिए यहाँ थिनली फंडेड होता है, फंडिंग उतना अच्छे से नहीं मिलती है इसको। ठीक है, और डिफरेंट कंपल्सन फ्रॉम डिफरेंट लेंडर्स, क्योंकि अलग अलग बैंक है तो उसका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन NARCL जो है ना, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मतलब स्वीडन में और साउथ कोरिया में, US में ये लोग इसी तरीके से एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग सीख करके उसका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कर रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। देखिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला पॉइंट हर जगह आता है। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, कैंपेन अवेयरनेस, तो ये सब पॉइंट बहुत कॉमन पॉइंट है, आपको इसे पता होना चाहिए। सुदर्शन कमेटी आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप एक पॉइंट डाल ही सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो भी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको रिव्यू किया था कि किस तरीके से ARC काम कर रहा नहीं कर रहा, उसमें रिकमेंडेशंस दिए थे किस तरीके से उसको अच्छे से इंप्रूव किया जाए। ठीक है, और जो IBC मैंने कवर किया, ऊपर में एक टॉपिक है, बहुत लंबा सा टॉपिक मैंने किया है, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, बहुत डिटेल में किया है, बहुत अच्छा है टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो है प्रॉब्लम्स में है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने सुदर्शन कमेटी ने भी इनका भी रिव्यू किया अच्छे से, और ARC का जो बिजनेस मॉडल है किस तरीके से पैसे कमाना चाहिए, तो उस पर भी इन्होंने रिव्यू किया। ठीक है, तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि सुदर्शन कमेटी किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो आपको लिखना है कि हमारा जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये भी उसी टाइप से चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो भी कंपनी डूब रही है उसका लोन का प्रॉब्लम है, तो सेम चीज़ का ये सेक्टर का आ जाएगा। ओके, अब देखिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है कि फिर अगर बैंक सोचेगा कि हाँ भाई ठीक है, बैंक अगर हम लोग किसी बंदे को गलत लोन दे देते हैं तो NARCL तो है, वो किसी ना किसी तरीके से हमारा जो लोन है उसको रिकवर कर ही लेगा। तो ये क्या करेगा, वो बैंक जो एकदम अंधाधुंध देने लगेगा लोन्स, तो वो एम्पलीफाई कर देगी प्रॉब्लम को, NPA बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, रेकलेस लैंडिंग को बोलते हैं, अंधाधुंध लैंडिंग। ओके, तो लैक ऑफ अर्जेंसी, ये बताया गया कि हमारा जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, ठीक है, NARCL के अंडर में, तो उसको एक अलग सेटअप कर देना चाहिए, ताकि जो भी लोन्स है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमें हमेशा जमीन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड होता है और वो जो जिस कंपनी का बॉन्ड है वो कंपनी डूब रहा है, तो क्या करता है NARCL उस कंपनी को बचाने के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी सेट करता है, ताकि उस कंपनी को रेगुलेट कर पाए और वो बॉन्ड का प्राइस मेंटेन रहे, ताकि वो उस बॉन्ड को वापस जो लेंडिंग बैंक है उसको दिया जा सके। ठीक है, बेसिकली जो भी एसेट है उसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी बनाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट। ओके,
क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, एनएआरसीएल के पास प्रोफेशनल्स काफ़ी क्वालिफाइड होंगे। मेरे शिफ्ट ऑफ बैड एसेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले जो बैंक्स, ऐसा नहीं कि एकदम खाली हाथ है, ठीक है, सरफाइसी एक्ट में बैंक को भी अच्छा खासा पावर दिया गया है, तो बैंक्स ये काम खुद कर सकता है, लेकिन वो एनएआरसीएल से करवा रहा है, मतलब खुद नहीं कर पा रहा, तो एनएआरसीएल में करवा रहा है। तो क्या कर, इसमें इसका मतलब क्या, बेसिकली जो बैड लोन है वो बैंक से उठा करके हम लोग एनएआरसीएल को दे रहे हैं, मतलब सिर्फ जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं अपना बैड एसेट को। तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, सॉल्व करना चाहिए बैंक को अपना प्रॉब्लम खुद से ही, ठीक है। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट बताया गया कि हम लोग को अगर 89,000 करोड़ एनपीए हम लोग को रिकवर करना है, तो उसमें से कम 65 से 7,000 करोड़ खर्चा हो जाएगा उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, खर्चा हो जाएगा उसको रिकवर करने के लिए। फिर बैंक को कितना देंगे और एनआरसीएल कितना रखेगा, ये भी एक बड़ा इशू है, ठीक है। कंक्लूजन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी है, कंक्लूजन बहुत सिंपल होता है। आप सारे कंक्लूजन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन आज के मैगजीन से कुछ एक कंक्लूजन्स को लिख के रख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी का जैसे ये जो सेक्टर है ना, एनपीए एक अलग ही सेक्टर है, ठीक है। ऐसे एनपीए का अलग सेक्टर है, आरबीआई एक अलग सेक्टर है, आपका फिस्कल पॉलिसी एक अलग सेक्टर है। तो हर एक सेक्टर का आपके पास कुछ एक कंक्लूजन होना चाहिए, जो कंक्लूजन को आप हर आंसर में लिखोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन का अगर टाइम अगर सेव हो जाएगा आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मजा आएगा, ओके। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।